क्लास 9th का साइंस का पहला चैप्टर अन्वेषण माध्यमिक विज्ञान के संसार में प्रवेश। मध्य स्तर पर विज्ञान ने आपको जिज्ञासु बनाने संसार का संस्कार का निकटता से अवलोकन करने, प्रश्न पूछने, साथ ही वस्तुओं को कार्य करने की प्रणालियों को जानने के लिए प्रेरित किया। अपनी इस यात्रा में हमने यह जाना कि विज्ञान का आरंभ जिज्ञासा और विषय से हुआ है और सावधानीपूर्वक किए गए प्रयोगों के माध्यम से विकसित हुआ है। हमने सजीव और निर्जीव संसार के विविध विचारों के बीच संबंध स्थापित किया। अब हम माध्यमिक स्तर में प्रवेश कर रहे हैं, तो यह यात्रा सतत रहेगी, परंतु इसमें गहन अध्ययन और अन्वेषण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। विज्ञान केवल इस विषय का सीमित नहीं है कि हम उसे जानते हैं, अपितु यह भी है कि हम उसे किस प्रकार जानते हैं, किस प्रकार अवलोकन मापन का आधार बनाते हैं, पैटर्न को किस प्रकार प्रतीकों और समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त करते हैं, एवं जटिल प्रणालियों को दर्शाने के लिए किस प्रकार मॉडल निर्मित किए जाते हैं। इसके साथ हम यह भी समझते हैं कि किस प्रकार विचारों का परीक्षण, संशोधन एवं कभी-कभी उन्हें अस्वीकार भी किया जाता है। हमारी माध्यमिक स्तर की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अवशेष में हम और गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, सावधानीपूर्वक अवधारणाओं पर विचार करेंगे। इसके साथ हम यह भी समझेंगे कि वैज्ञानिक विचार प्राकृतिक, प्रौद्योगिक और उनके मध्य हमें अस्तित्व को समझने में किस प्रकार सहायता होती है। इस पाठ्य पुस्तक के दृष्टिकोण से स्पष्ट करने हेतु पृष्ठ क्रमों को अत्यंत विचारपूर्ण अभिलिखित किया गया है एवं अवधारणा लैसवादी सूचक द्वारा उन्हें फ्रेम में दर्शाया गया है। अवधारणा लैस सूक्ष्म अवलोकन के प्रतीक है, पैटर्न को समझना और उन सूक्ष्म बातों पर ध्यान देना जो सामान्यतः हमारी दृष्टि से छूट जाती है। वह दृष्टि सूचक यंत्र हमें स्मरण करता है कि अन्वेषण के लिए सही दिशा भी महत्वपूर्ण है, जैसे उपयुक्त मॉडल का चयन करना, सही प्रश्न पूछना और यह समझना कि हमारे विचारों की सीमा कहाँ तक है। इसके साथ ही हमें यह अवगत कराते हैं कि विज्ञान में अवशेष अन्वेषण का अर्थ उद्देश्यहीन भटकना नहीं है, अपितु हमारे संसार को ध्यानपूर्वक और उद्देश्य के साथ समझने का प्रयास करना है। प्राकृतिक रूप से हमारा संसार जटिल और इशाखा गहनता से अध्ययन सामान्यतः असंभव है।
इस जटिलता को समझने के लिए विज्ञान मॉडल का उपयोग करता है। यह वास्तविक प्रणालियों के सतत रूप में अध्ययन करने के तरीके हैं, जिसका ध्यान किसी दिए गए प्रश्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवधारणाओं तक सीमित रहता है। भौतिकी में एक गतिशील कार की एक बिंदु से दर्शाया जा सकता है, जबकि रासायनिक में परमाणुओं और अणुओं को गोलों और अवरोधों से चित्रित किया जा सकता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिकाओं के महत्वपूर्ण भागों को उनके चित्रों द्वारा दर्शाया जा सकता है, और पृथ्वी विज्ञान में पृथ्वी को विभिन्न परतों में विभाजित करके एक समतल गोले के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इस प्रकार के मॉडलों के निर्माण के लिए कुछ धारणाएं बनती होती है और कुछ निश्चित विवरणों को जानबूझकर उपेक्षित करना होता है। उदाहरण के लिए, एक गिरते हुए पिंड की गति के विवरणों को जानबूझकर उपेक्षित करना होता है। अध्ययन में गुरुत्व के मूल प्रवाह को समझने के लिए वायु प्रतिरोधक की उपेक्षा की जा सकती है। जीव विज्ञान में हृदय द्वारा रक्त को पंप करने का अध्ययन हेतु कई एकल कोशिकाओं के कार्य को अनदेखा कर दिया जाता है, जिससे संपूर्ण अंग को एक कार्यशील तंत्र में देखा जा सकता है। ये चयन कोई त्रुटि नहीं होते, बल्कि जानबूझकर किए जाते हैं ताकि विशेष विषय को पर्याप्त रूप से सरल बनाया जा सके, जिससे आवश्यक उत्तर प्राप्त करना संभव हो सके। उदाहरण: क्रिकेट का एक शॉट। कल्पना कीजिए कि एक क्रिकेट की गेंद को छक्का लगाने के लिए बल्ले से मारा जाता है। यदि आप इसका एक सरल मॉडल तैयार करना चाहते हैं, तो आप इसे कौन से विवरण सम्मिलित करेंगे और किन विवरणों को अनावश्यक मानक छोड़ेंगे? हमें यह प्रश्न पूछना चाहिए, क्या गेंद सतह पर टकराए बिना सीमा रेखा को पार कर जाएगी? इसके लिए बल्ले का ब्रॉड, गेंद का रंग, मैदान पर घर्षण की मात्रा आदि का कई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगी। दूसरी ओर, गेंद का द्रव्यमान, उसकी गति और उसके दिशा में मारा गया है, किस दिशा में मारा गया है, ये पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। वायु प्रतिरोध, गेंद का घूर्णन और सीमा पर झागों की सिलाई आदि प्रभाव न्यून होते हैं, जिन्हें एक सरल मॉडल में उपेक्षित किया जा सकता है। जैसे जैसे हम अधिक जटिल मॉडल बनाते हैं, वैसे ही हम अधिक सटीकता हेतु अत्यधिक विवरणों को जोड़ते हैं। क्रियाकलाप: आइए मॉडल बनाएं। मान लीजिए आप अपने विद्यालय से घर तक साइकिल चलाकर जाते हैं। आपको विद्यालय में घर तक पहुंचने में
पहुंचने वाले समय पर एक मॉडल तैयार करना है। आप अपने मॉडल में किए विवरणों को सम्मिलित करेंगे और किन विवरणों को अनदेखा करेंगे। सुझाव दीजिए कि कुछ विवरणों को अनदेखा करना वास्तव में क्यों उपयुक्त हो सकता है। अब आप विज्ञान का अन्वेषण अधिक गहनता के साथ करेंगे तो आप समझेंगे कि इसमें भाषा का उपयोग अत्यंत सजगता और सटीकता से किया जाता है। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक शब्द जैसे बल, कार्यकोशिका अथवा अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। इसका विज्ञान में एक विशिष्ट अर्थ होता है। सामान्यतः यह अर्थ इस कारण से बहुत विशिष्ट होते हैं क्योंकि वैज्ञानिक विचारों और स्पष्टता और सटीकता के साथ प्रदर्शित किया जा सकते हैं। सामान्यतः विश्व के वैज्ञानिकों के अवलोकन का वर्णन करने, परिमाणों की तुलना करने, सामूहिक रूप से नवीन विचारों का विवरण करने में विज्ञान का विशिष्ट दर्शन प्रतीकों और इकाइयों के एक साझेदारी वासी भाषा उपयोग करता है। मात्राएं जैसे द्रव्यमान वैसे बल और विद्युत धारा जैसे भौतिकी राशियों में m भी f और I जैसे प्रतीकों से निरूपित करते हैं और प्रत्येक का एक निर्धारित मात्रा होते हैं। यहाँ तक कि विज्ञान के तथ्यों और आवश्यकताओं को और भी सटीक बनाने के लिए विज्ञान प्रायः गणित की सहायता लेता है। इससे राशियों के माध्यम संबंधों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सकता है व इसका सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जा सकता है। यह कभी-कभी चुनौतीपूर्ण भी प्रतीत हो सकती है, परंतु यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि विज्ञान में गणित के सापेक्ष के बाद के रूप में नहीं समझना चाहिए। यद्यपि यह एक ऐसी भाषा है जो हमेशा संसार के बारे में और अधिक स्पष्ट रूप से विचार करने में सहायता करती है। एक समीकरण केवल परिकलन का धारा नहीं है, अपितु इन विषय का संक्षिप्त विवरण यह है कि कुछ राशियाँ आपस में किस प्रकार संबंधित है। उदाहरण के लिए, जब गति के वर्णन हेतु राशियाँ जैसे दूरी, समय और वेग का प्रयोग करते हैं तो इस प्रकार का उत्तर मिल जाता है कि कुछ समय पश्चात एक पिंड कहाँ होगा। इस प्रकार गणितीय व्यंजनों का उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की दर, जनसंख्या वृद्धि के पैटर्न, निकाय के भीतर ऊर्जा का परिवर्तन आदि विवरण के लिए किया जा सकता है। विज्ञान में गणित के उपयोग को सीखने का अर्थ समीकरण को याद करना नहीं है, अपितु इसका अर्थ यह है कि आप पहले स्थिति को समझना, उससे संबंधित महत्वपूर्ण राशियाँ पहचानना और इसके स्पष्ट गणितीय संबंधों का उपयोग करके सोच समझकर तर्ज देना। इस प्रकार के
इस प्रकार से गणित केवल संख्यात्मक उत्तर प्राप्त करने का साधन मात्र नहीं रहता, अपितु विचार करने की एक स्पष्ट भाषा बन जाता है। यदि आप पहले स्थितियों और उनमें सम्मिलित राशियों पर ध्यान केंद्रित करते तो समीकरण बाधाओं से भांति कम, अपितु आपके विज्ञान के अन्वेषण के सहायता एवं मार्गदर्शन अधिक प्रतीत होती। जिज्ञासु सूत्र। प्रकाश के वेग को c से क्यों निरूपित किया जाता है? वैज्ञानिक प्रतीक प्राप्त इतिहास से संबंधित होते हैं और वे सदैव सुविधा के लिए बनाए गए संक्षिप्त रूप नहीं होते, अपितु राष्ट्रीयता सहमतियों पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए प्रकाश की गति को सामान्यतः प्रतीक c द्वारा व्यक्त किया जाता है, क्योंकि यह लैटिन शब्द सेलिटॉक्स से लिया गया है। इसका अर्थ गति है। वर्तमान में प्रकाश की गति को एक निश्चित भौतिक स्थिरता से लिया गया है। इसका अर्थ गति है। वर्तमान में प्रकाश की गति को एक निश्चित भौतिक स्थिरांक माना जाता है, जिसका मान ठीक मीटर पर 2979245 मीटर पर सेकंड के रूप में परिभाषित किया जाता है। आइए और आगे बढ़े। वायुयान ईंधन की गलत गणना। एक प्रसिद्ध घटना में एक यात्री विमान का ईंधन उड़ान के मध्य में ही समाप्त। ईंधन मापन इकाइयों की गड़बड़ी के कारण हुआ। उड़ान के लिए कुछ 22,300 किलोग्राम ईंधन की आवश्यकता थी, लेकिन ईंधन भरने वाले कर्मचारी द्वारा ग्राउंड क्रू द्वारा आवश्यकता ईंधन की गलत गणना कर दी गई। ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने ईंधन के घनत्व की गणना किलोग्राम प्रति लीटर के स्थान पर पाउंड प्रति लीटर में कर दी। फलस्वरूप विमान में 15,000 लीटर ईंधन की कमी हो गई। सौभाग्य से विमान का फिसलन के साथ आपातकालीन अवतरण सफल रहा, जिससे विमान को तो क्षति पहुंची, परंतु कोई भी जनहानि नहीं थी। पाउंड और किलोग्राम अलग इकाई है। मानक इकाइयों SI का उपयोग वैज्ञानिक और तकनीकी कार्यों में आवश्यक है, जिससे त्रुटियों और रूपांतरण संबंधित समस्याओं से सरलता से बचा जा सकता है। जिज्ञासु किलोग्राम का उपयोग कभी मापन कार्यों में क्यों किया जाता है? जब हम चावल और सब्जियां खरीदते हैं तो यह
नीचे करते हैं कि 1 किलोग्राम का तात्पर्य सभी स्थानों पर समान मात्रा होगा। इत्र 1.1 जैसे 1 kg है तो ये भी चढ़ाएगा तो इतना ही रहेगा, ये भी सब बराबर है। कल्पना कीजिए कि यदि हम कभी स्थानों पर अलग अलग भार मात्रा का उपयोग करें तो कितनी भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी। सौभाग्य से मापन स्थानीय वस्तुओं या व्यक्तिगत विचारों पर आधारित नहीं होते, अपितु अंतर्राष्ट्रीय मामलों का आधारित होते हैं। मानक इकाइयों से वैज्ञानिक परिमाणों की तुलना में कभी असंभव हो पाता है और दैनिक जीवन का व्यापार में निष्पक्षता होती है। प्रेक्षण की पुनरावृत्ति से मापनों को अधिक परिष्कृत किया जाता है और प्रयोगों द्वारा विचारों की पुष्टि किया जाता है जिसके परीक्षण से हम संसार के विषय में अपने ज्ञान को व्यवस्थित ढंग से विकसित कर सकते हैं। मध्य स्तर पर आप नियम सिद्धांत और आधारभूत सिद्धांत जैसे शब्दों से परिचित होते होंगे जिनका विज्ञान में विशिष्ट अर्थ होता है। सामान्यतः एक नियम प्रकृति के अवलोकन के लिए नियमित पैटर्न का वर्णन करता है जिससे प्रायः शब्दों या गणितीय शब्दों के रूप में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए न्यूटन के गति नियम यह स्पष्ट करता है कि एक बस के अचानक रुकने पर हमें झटका क्यों लगता है। सिद्धांत एक कदम आगे बढ़कर यह व्याख्या करता है कि ये पैटर्न क्यों उत्पन्न होते हैं और सामान्यतः समय के साथ एकत्रित साक्ष्यों व उपलब्धता प्राणियों पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए परमाणु सिद्धांत व्याख्या करता है कि अणु कैसे बनते हैं। आधारभूत सिद्धांत व्यापक विचार होते हैं जो दी गई परिस्थितियों को समझने में हमें सहायता करती है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। स्मरण रखिए कि विज्ञान में एक सिद्धांत का तात्पर्य अनुमान या बिना परीक्षण का विचार नहीं होता, अपितु यह एक साधारण निपुणक एक किए गए परीक्षण और विवेचनात्मक जांच पर आधारित एक स्पष्टीकरण होता है। विज्ञान में विचार सिद्धांत नहीं माने जाते हैं। एक नए प्रणाली प्राप्त होने पर उन्हें परिवर्तन और परिष्करण होता रहता है। यही अवधारणा विज्ञान को विश्वसनीय बनाते हैं। विज्ञान की एक अत्यधिक सराहनीय विशिष्टता इसकी पूर्वानुमान करने की सख्त क्षमता है। जब नियम सिद्धांत और मॉडल भली प्रकार से स्थापित हो जाते हैं तो हमें यह अनुमान लगाने में सक्षम बनाते हैं कि नई अथवा भिन्न परिस्थितियों में क्या परिणाम
प्राप्त होंगे। यहाँ तक कि उन परिस्थितियों में भी यहाँ प्रयोग करना संभव नहीं हो पाता। गति संबंधी विचारों का उपयोग करते हुए हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि के मारी हुई फुटबॉल लात से मारी गई फुटबॉल कितनी दूरी तक जाएगी। रासायनिक अभिक्रिया के ज्ञान का उपयोग करके हम यह आकलन कर सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा उत्पन्न होगी, या एक ऐसी सेकी हुई ब्रेड कितनी नरम रहेगी। जैसे जैविक सिद्धांतों का उपयोग करके हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि दौड़ते समय व्यक्ति की श्वास लेने की प्रक्रिया किस प्रकार परिवर्तित होगी। याद रखिए कि ये पूर्वानुमान केवल अनुमान नहीं है, अपितु परमाणु और सावधानीपूर्वक चिंतन पर आधारित तार्किक अपेक्षाएं हैं। अब पूर्वानुमान एवं अवलोकन सामान्यता प्रदर्शित करते हैं तो अंतर्हीनता विज्ञान में विश्वास की भावना बढ़ती है, परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब समानता प्रदर्शित नहीं करते तो वैज्ञानिक उनकी धारणा, मॉडल और मापन का पूर्ण परीक्षण करते हैं। इस प्रकार पूर्वानुमान एक सशक्त साधन है जो अन्वेषण को आगे बढ़ाता है और संसार की गहन समझ को प्रेरित करता है। उदाहरण हम पूर्वानुमान किस प्रकार लगाएंगे। भाषा के अपने सहेली मेघना को बताया, आज दोपहर में वर्षा होगी क्योंकि बादल काले दिखाई दे रहे हैं। उन प्रश्नों के विषय में सोचिए जो मेघना द्वारा वर्षा से पूछे जा सकते हैं, जिससे इस पूर्वानुमान को वैज्ञानिक रूप से परीक्षण योग्य बनाया जा सके। उत्तम वैज्ञानिक प्रश्न मापन योग्य परमाणु और पिछले पैटर्न पर आधारित होते हैं। ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर केवल हाँ या न में होता है वे बहुत उपयोगी नहीं होते। मेघना वर्षा से ऐसे प्रश्न पूछ सकती है जैसे एक केवल उदाहरण है, जब पिछली बार वर्षा हुई थी तो आकाश की स्थिति क्या थी, आज आर्द्रता का स्तर कितना है, क्या विगत समय में यह 80% थी, आज वायु की गति और दिशा क्या है, क्या तापमान वैसे ही कम हो गया है जैसे वर्तमान में हुई वर्षा से पूर्व हुआ था। ऐसे प्रश्न मापन योग्य आंकड़ों और पूर्ण के पैटर्न से संबंधित होती है जो केवल बादल काले दिखाई दे रहे हैं जैसे साधारण वाक्य से कहीं आगे जाते हैं। आइए और आगे बढ़ें। मौसम संबंधित पूर्वानुमान कभी कभी त्रुटिपूर्ण क्यों हो जाते हैं। मौसम अनेक परिवर्तनशील कारणों पर निर्भर करता है, जैसे ताप, दाब, आर्द्रता, वायु। मौसम का पूर्वानुमान मापनों और मॉडल का
मॉडल का उपयोग करता है, के पश्चात में भी समय के साथ परिस्थिति में कोई होने वाले सूक्ष्म परिवर्तन भी बहुत बृहद हो सकते हैं। इसी कारण से परिणाम पूर्णतः परिवर्तित हो जाते हैं। फलस्वरूप पूर्वानुमान समस्या कुछ घंटों यहाँ तक कि कुछ दिनों के लिए तो विश्वसनीय रहते हैं, किंतु जैसे ही समय की गति बढ़ती है वैसे ही इसकी विश्वसनीय में कमी हो जाती है। यहाँ तक कि अति सफलता वैज्ञानिक सिद्धांत की भी अपनी सीमाएं होती है, और जब उन्हें नई परिस्थितियों पर परखा जाता है, जब मापन अधिक सटीकता होते जाते हैं तो वे भी असफल हो जाते हैं। इस प्रकार की विफलताएं विज्ञान की दुर्बलताएं नहीं होते, अपितु इसे की सबसे बड़ी सीख होती है। जब पूर्वानुमान परीक्षणों में से नहीं दिखाते को वैज्ञानिक किसी विचार को मत या विश्वास के आधार पर नहीं, अपितु प्रमाणों के आधार पर अस्तित्व करते हैं। कोई भी वैज्ञानिक सिद्धांत अंतिम नहीं होता और न ही ऐसे होता है जिस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सके। प्रकृति द्वारा स्वयं सुधार किए जाने की प्रक्रिया खुलापन विज्ञान के उस संसार को समझने में सहायक बनाता है जिसमें हम रहते हैं। सोशल मीडिया तीव्र गति से फैलने वाले वायरल दावों की जांच किया। ग्रहण के समय भोजन करना हानिकारक है। एक सामान्य रूप से प्रचलित एक समान रूप से प्रचलित धारणा है कि ग्रहण के दौरान भोजन नहीं खाना चाहिए क्योंकि वह हानिकारक हो जाता है। एक सरल वैज्ञानिक प्रश्न पूछकर इसे प्रमाणित सिद्धांत किया जा सकता है कि एक ग्रह केवल छायाओं का खेल होता है। तो ग्रहण के समय वास्तव में कोई से भौतिक परिवर्तन होता है। क्या ताप में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है? यदि भोजन को ग्रहण की छाप में छोड़ा दिया जाए तो क्या वह खराब हो जाता है? इस प्रश्नों के आधार पर हम इन निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस दावे का समर्थन करने वाले कोई भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रमाण नहीं है। जैसे जैसे आप कक्षा 9 से 10 में विज्ञान के माध्यम से अपने यात्रा को सतत बनाए रखेंगे, वैसे वैसे आपके मस्तिष्क में चिंतन की ऐसी आदेश विकसित होगी जो कक्षा से बाहर भी बहुत उपयोगी होगी। एक सहायक कार्यान्विति यह है कि सर्वप्रथम जिस स्थिति का अध्ययन किया जा सकता है उसे उचित प्रकार में समझा जाए। उसके पश्चात पदार्थ की उन राशियों को पहचान की जाए जो आवश्यक है कि अंतर एक अनुमानित आकार द्वारा यह जांच की जाए कि उत्तर का उचित स्थान बनाता है यह नहीं। तार्किक विचार के प्रारंभिक चरणों में सदैव सटीक काम आवश्यक नहीं होते। सामान्यतः एक सैद्धांतिक मान
आकलन के लिए पर्याप्त होते हैं कि परिमाण उचित है, अनुचित या असंभव है। सीखने से आप में एक सहज जागृत होते हैं, जैसे त्रुटि को पहचानने में सहायता करती है। इसके साथ ही आपके अपने स्वयं के विचारों पर विश्वास विकसित होता है। सामान्यतः विज्ञान में ध्यानपूर्वक तर्क को सटीक गणनाओं से अधिक महत्व दिया जाता है। आइए और आगे बढ़े। एक 4 सदस्यीय परिवार के लिए एक माह कितना चावल प्राप्त होगा? एक सामान्य अनुमान लगाने के लिए हम यह मान लेते हैं कि सदस्यों के कैलोरी या ऊर्जा की पूर्ति केवल चावल द्वारा ही होती है। एक औसत व्यक्ति को लगभग 2000 से 2500 कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब ज्ञात कीजिए कि 100 ग्राम पका हुआ चावल कितनी ऊर्जा प्रदान करेगी, और इस गणना का उपयोग करके यह अनुमान लगाइए कि संपूर्ण परिवार की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता क्या होगी। इसका उद्देश्य सटीक संख्या निकालना नहीं है, परंतु ये जांच करना है कि ऊर्जा का कोई सही अर्थ बनता भी है या नहीं। जैसे एक माह के लिए 100 ग्राम चावल की मात्रा बहुत कम है, जबकि कुछ टन चावल की मात्रा बहुत अधिक होगी। इस प्रकार का अनुमान विज्ञान को भी भोजन और संसाधनों से जुड़ी दैनिक जीवन के प्रश्नों से जोड़ता है, तथा यह दर्शाता है कि अनुपात आधारित तर्क करना एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कौशल है। उदाहरण 1.3 अनुपात लगाइए। अनुमान लगाइए कि एक दिन में आप कितने लीटर वायु श्वास में लेते हैं। इसका अनुमान यहाँ से प्राप्त कीजिए कि एक मिनट में आप कितनी बार सांस लेते हैं। एक श्वास में वायु की कितना आयतन प्रयुक्त होता है। आपका उद्देश्य सटीक उत्तर प्राप्त करना नहीं है, अपितु एक उचित अनुमान लगाना है। तो विश्राम की स्थिति में हम 1 मिनट में लगभग 12 से 15 बार सांस प्रति मिनट लेते हैं, और एक दिन में 60 × 24 1440 मिनट होता है। अतः हम लगभग 18 से 22 हज़ार श्वास प्रति दिन लेते हैं, अर्थात लगभग 20,000 श्वास प्रति दिन। हमें एक श्वास में वायु के प्रयुक्त आयतन का अनुपात लगाना। इसके आकलन की एक विधि यह है कि एक सामान्य रबड़ के गुब्बारों को भरने में लगभग 4 से 5 बार सांस भरने पड़ती है। यह जब गुब्बारा फूल जाता है तो उसका उपयोग लगभग 2 लीटर हो जाता है। अतः एक श्वास का आयतन लगभग 0.5 लीटर होता है। इस प्रकार हम एक दिन में लगभग 10,000 लीटर वायु पर श्वसन में लेते हैं। अब यह समझना कठिन है कि ये अनुमान तर्कसंगत नहीं, परंतु यदि हम अपने गुब्बारे के उदाहरण पर पुनः विचार करें तो पता चलता है कि
एक गुब्बारे को फुलाने में लगभग 200 सेकंड लगते हैं। तो हम 1 मिनट में लगभग 3 गुब्बारे फुला सकते हैं। इस प्रकार इन गुब्बारे मिनट 2 लीटर गुब्बारा तो 1440 मीटर प्रतिदिन के अनुसार गुना करके आप पर लगभग 8640 लीटर मात्रा प्राप्त होती है, जो कि गणना के उद्देश्य से पूर्ण के अनुमान 10,000 लीटर के बहुत समीप है। स्वाभाविक रूप से यदि लगातार गुब्बारे फुलाते रहे तो शीघ्र ही बहुत अधिक थक जाएंगे, जबकि आराम से श्वास लेने में ऐसा नहीं होगा। एक ऐसी स्थिति का वर्णन कीजिए जहां अनुमानित उत्तर की प्राप्ति हो, और एक ऐसी स्थिति भी जहां आपको बहुत सटीक मान की आवश्यकता हो। कक्षा 10 के पश्चात यदि आप विज्ञान पढ़ने का निर्णय लेते हैं तो इसे भौतिकी, रासायनिक, जीव विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान जैसी शाखाओं में विभाजित किया जाता है। कक्षा 9 और 10 में भी जो अध्ययन है वे इनमें से कुछ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। हमें कुछ रोचक तथ्यों का मुख्यता से दर्शाया गया, जिनका आप अगले एक सोपान ऊर्जा से सीख सकते हैं कि यद्यपि स्मरण रखिए कि प्राकृतिक संसार की ऐसी कोई विभाजन रेखाएं नहीं होती है। ये विभाजन केवल ज्ञान को व्यवस्थित करने में सहायता करने के लिए हमारे द्वारा बनाई गई एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है। वर्तमान की अधिकांश वास्तविक समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन को समझना, औषधियों को विकसित करना या सतत प्रौद्योगिकी को विकृत करना आदि कई विषयों के विचार के एक साथ मिलाकर ही हल किया जा सकता है। विज्ञान का गणित, प्रौद्योगिकी, कला और सामाजिक विज्ञान के साथ स्वाभाविक रूप से संबंध है। संसार की पूर्णता समझने के लिए हमें ज्ञान और अभिव्यक्ति की अकेले शैलियों को जोड़ना होता है, जैसे एक दूसरे की पूर्णता होती है। सोचिए और बताइए, किस देश का उपयोग की वस्तुएं संभव एक प्रेशर कुकर या मोबाइल फोन अथवा कोई वास्तविक समस्या संभव अकेले विविधता के पास एक ट्रैफिक जाम की स्थिति का चयन कीजिए। एक रूपरेखा तैयार कीजिए जिसमें सूचीबद्ध हो कि भौतिक, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान या गणित से किसी प्रकार के दृष्टिकोण उपयोग समस्या से संबंधित है। यह भी दर्शाइए कि आपके उदाहरण में विज्ञान की कम से कम
शाखाएं परस्पर किस प्रकार जुड़ी हुई है। आइए और आगे बढ़े। मास्क वास्तव में किस प्रकार के कार्य करता है। वास्तविक समस्याओं को हल करने के लिए विज्ञान की कई शाखाओं को ज्ञान की आवश्यकता होती है। कोविड-19 महामारी के समय हम सभी ने सुरक्षा उद्देश्य से मास्क का प्रयोग किया। चित्र 1.4 एक मास्क किस प्रकार कार्य करता है इसे समझाने के लिए भौतिक कार्यों, गति एवं वैद्युत सांस्थेतिक आकर्षक रसायन बहुलक रेशों के गुणधर्म, जीव विज्ञान, विषाणु की माप और प्राकृतिक और गतिज वायु प्रवाह और निष्पक्षता के प्रतिरूप आदि अवधारणाओं की आवश्यकता होती है। शल्य चिकित्सक हैं तो मास्क को कैसे अंतर जैसा कि हमें प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में उल्लेख किया है कि विज्ञान केवल तथ्यों, समीकरणों या प्रयोगों का संग्रह नहीं होते हैं। यह एक ऐसी मानवीय गतिविधि है जो जिज्ञासा, सृजनात्मकता, सहयोग और सावधानीपूर्वक प्रश्न पूछने से आकार लेती है। विज्ञान तब विकसित होता है जब लोग प्रश्न पूछते हैं, विचारों का परीक्षण करते हैं, परिणामों को साझा करते हैं और त्रुटि से सीखते हैं। विज्ञान समय के साथ अनेक लोगों के योगदान से विकसित होती है जो विभिन्न संस्कृति और पीढ़ियों से संबंधित होती हैं। भले ही आप कक्षा 10 से आगे विज्ञान विषय का चयन न करें, तब भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपके जीवन में अत्यंत उपयोगी रहेगा। आपको अपने आसपास की प्रौद्योगिकी को समझने में, सूचनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में और उस संसार को भी समझने में सहायता करेगा जिसमें आप कहते हैं कि अनेक अन्वेषण की यात्रा प्रारंभ में विज्ञान आपको केवल संसार विषय में सीखने के लिए ही नहीं अपितु यह जानने के लिए भी प्रोत्साहित करता है कि हम उसे समझने का प्रयास किस प्रकार करते हैं। अन्वेषण की अपनी यात्रा पर निकल पड़े। परमाणु के अवधारणा लेस द्वारा गहराई से निरीक्षण करते हुए और जिज्ञासा के दिशा सूचकांक से मार्गदर्शित होते हुए अन्वेषण की शुभ यात्रा।